या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। मातृ प्रणाम 1 2 3 स्वस्थ। श्लोक अर्थ। जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुंद के फूल, चंद्रमा, हिमराशि और मोती के हार की तरह धवल वर्ण की है, और जो श्वेत वस्त्र धारण करती है, जिनके हाथ में वीणा दंड शोभ्यमान है, जिन्होंने श्वेत कमलों पर आसन ग्रहण किया है, तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर आदि देवताओं द्वारा जो सदा पूजित हैं, वही संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर कर देने वाली माँ सरस्वती हमारी रक्षा करें। Thank you, Ms. Divya and Mr. Vishesh. Now I welcome our respected guest of today, Dr. Sumitra Ma'am, who is an Associate Professor from Department of Hindi of Shamlal College Evening of Delhi University. Ma'am has more than 24 years of teaching experience. She has published 6 books, 15 research papers in international and national journals. Under her supervision, 4 students have done PhD till now. She has remarkable understanding on women's issues, media studies, and poetry. Her recent book is Toote Pankho Se Parvaaz Tak. Ma'am, I request you to please share your valuable words with us. थैंक यू। और सबसे पहले तो मैं हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा आयोजित इस सार्थक और सुनियोजित कार्यक्रम के लिए संयोजकों का और विद्यार्थियों का सबको बहुत बधाई देना चाहूँगी। तो मुझे आप में इस कार्यक्रम से जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है और सभी को मेरी शुभकामनाएं। तो बाकी आज का हमारा जो टॉपिक है दहेज के ऊपर सिद्धि तिवारी जी अपने विचार प्रस्तुत करने वाली हैं, तो हम सभी लोग उनको सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। बच्चों, तो मैं चाहूँगी कि मैं जल्दी ही जो भी विषय से संबंधित वो अपनी बात कहना चाहती हैं वो अपना पक्ष रखें, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से रूबरू होती हूँ। और आपको पुनः सभी को, आयोजकों को और हमारे प्रिय विद्यार्थियों को इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बधाई। और यह सोसाइटी ऐसे ही कार्यक्रम आगामी भविष्य में आयोजित करती रहे, ऐसी मेरी कामनाएं हैं। धन्यवाद बच्चों। Thank you, ma'am. Now, let's start the main part of the program, the talk of the session. So I call Ms. Siddhi to present her opinions on Dahej, Itihas, Kshetriyata, Andolan और तर्क। धन्यवाद मानवी, मुझे चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। चर्चा में उपस्थित मुख्य अतिथि, आदरणीय अध्यापकगण एवं मेरे साथी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं सिद्धि तिवारी बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज मैं जीएसटीएस चर्चा में भारतीय समाज के एक ज्वलंतशील विषय पर अपना विचार प्रस्तुत करूंगी। जब से पैदा होती है बेटियां तो एक ही बात होती है जबाने में, एक पिता लग जाता है तब से दिन रात कमाने में, कि जैसे भी हो पर दहेज तो कैसे ना कैसे जुटाना है और अपनी प्यारी बिटिया को उस दहेज से विदा कराना है। सुरभि सिंह द्वारा रचित यह 4 पंक्तियां हमारे समाज के भयावह स्थिति और खतरे की ओर इशारा करती है, जिस पर हमारा ध्यान आखिरकार तब जाता है जब समाज में कोई लड़की उपेक्षा, हिंसा या हत्या की भेंट चढ़ जाती है। इसी विषय को आज आप सभी से जोड़ने के लिए मेरा विषय प्रस्तुत है दहेज, इतिहास, क्षेत्रीयता, आंदोलन और तर्क। अगर हम परिभाषा की बात करें तो दहेज निषेध अधिनियम के अनुसार ऐसी कोई भी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु जो विवाह के समय या पूर्व या पश्चात लड़की के परिवार द्वारा लड़के के परिवार को दिया जाता है, दहेज कहलाता है। हालांकि परिभाषा कुछ भी हो, लेकिन सच्चाई तो यह है कि
यह आज भी हमारे समाज में अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद है और इसका बहुत बड़ा हिस्सा इतिहास के गह्वर में छुपा हुआ है, जिसे आज हम सभी जानेंगे। दहेज प्रथा की उत्पत्ति, विकास एवं इसका आधुनिक स्वरूप क्या है? भारतीय राष्ट्र में दहेज की क्षेत्रीय भिन्नता क्यों और कैसे है? दहेज प्रथा के लिए बने कानून एवं समाज पर उसका प्रभाव। समाज में दहेज के प्रति लोगों को जागरूक करना, क्योंकि दहेज की सामाजिक अनैतिकता भारतीय समाज के लिए अभिशाप रही है और यह महिलाओं की कानूनी स्वतंत्रता के बावजूद भी जारी है। साथ ही जानेंगे इससे जुड़े आंदोलन जो इससे जुड़े कानूनों की नींव रखते हैं। तो शुरू करते हैं इतिहास से। आखिर इस प्रथा की उत्पत्ति कब और कैसे हुई और इस प्रथा को शुरू करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था? जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्राचीन समय से ही भारतीय समाज में कई प्रकार की परंपराएं विद्यमान रही है, जिनमें से अनेक का सूत्रपात किसी अच्छे उद्देश्य के लिए किया गया था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ इन परंपराओं की उपयोगिता पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया, जिनमें से एक है दहेज व्यवस्था। सांस्कृतिक भारत में दहेज प्रथा हिंदू पाठ मनु के कानून से मिलती है, जिसे मानव धर्म शास्त्र कहा जाता है, जो 200 BC से 200 AD के बीच लिखा गया था। इसके अनुसार दहेज महिलाओं के लिए एक विरासत थी, जिसे दक्षिण भारत में स्त्री धन और उत्तर भारत में दहेज या उपहार कहा जाता है। अग्निहोत्री आई अपनी पुस्तक दहेज के बढ़ते आयाम में लिखती हैं कि यह दक्षिण एशिया के कई संस्कृतियों के बीच प्रचलित था, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और जैन। अगर हिंदू धर्म में कन्या को कोई उपहार नहीं दिया जाता था तो कन्यादान अपूर्ण माना जाता था। ठीक वैसे ही जैन धर्म में दहेज को दहेज कहा जाता है और इस्लाम धर्म में महर कहा जाता है। हालांकि सभी धर्मों में दहेज का स्वरूप समान है। उत्तर वैदिक काल में इस प्रथा का प्रचलन हुआ था, जिसका स्वरूप वर्तमान दहेज व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न था और यह ब्राह्मणों में काफी प्रचलित था। ऋग्वेद के अनुसार यदि कन्या को कोई उपहार नहीं दिया जाता था तो कन्यादान अपूर्ण माना जाता था। यहाँ तक कि कन्यादान एवं वर दक्षिणा एक दूसरे से जुड़े माने जाते थे। उपहार कन्या के प्रति स्नेह के कारण स्वेच्छा से दिया जाता था। पिता के द्वारा दिए उपहार पर पति एवं उसके घर वालों का कोई अधिकार नहीं था। यह उपहार लड़की के भविष्य की सुरक्षा के लिए दिया जाता था, ताकि अगर भविष्य में तलाक होता है या लड़के की मृत्यु हो जाती है तो वह इसका उपयोग कर सकती थी, और साथ ही अगर लड़की की मृत्यु हो जाती थी तो यह उपहार उसके घर वालों को वापस कर दिया जाता था। जैसा कि मनु संहिता में लिखा गया है, दहेज उच्च जातियों द्वारा प्रचलित किया गया था। प्रारंभिक दौर में दहेज धनवान लोगों, बड़े व्यापारियों और राजाओं के द्वारा दिया जाता था, जिसका प्रमुख उद्देश्य पैतृक संपत्ति का कुछ हिस्सा बेटियों को देना था। परंतु धीरे धीरे उपहार लड़के के माता पिता द्वारा अधिकार के तौर पर मांगा जाने लगा और दहेज का रूप धारण कर लिया। प्राचीन काल में लिखे गए धर्म ग्रंथों, प्रसिद्ध कथाओं में कहीं भी दहेज से संबंधित कोई भी प्रसंग उल्लेखित नहीं है। मध्यकाल में भी दहेज व्यवस्था लगभग प्राचीन काल के ही समान था। अल-बर्नी, जो 11वीं सदी में भारत में आया था, वह अपनी पुस्तक किताब अल हिंद में लिखता है कि बेटी को अपने पिता से विरासत में 1/4 हिस्सा मिलने का अधिकार था और वह इस विरासत को अपनी शादी के समय अपने साथ लेकर जाती थी। हालांकि कुछ समय पश्चात इसके स्वरूप में थोड़ा सा विस्तार हुआ। अब विदाई के समय धन को महत्व दिया जाने लगा। मध्यकाल के दौरान भारत मुख्य रूप से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था था और मुगल शासक और नवाब उच्च दहेज की मांग करते थे। साथ ही राजपूत यह सुनिश्चित करने के लिए दहेज देते थे कि उनकी लड़की शादी के बाद आराम से रह सके। विशेषकर राजस्थान के उच्च संपन्न राजपूतों ने इस प्रथा को अत्यधिक बढ़ावा दिया। इसके पीछे का उनका मंतव्य ज्यादा से ज्यादा धन व्यक्त कर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना था, और साथ ही जो राजस्थान के गरीब राजपूत थे वो गर्भ में ही लड़कियों को मारना शुरू किया। यहीं से इस प्रथा की शुरुआत हुई, जिसमें स्त्री धन सब पूरी तरह से गौण हो गया और दहेज सब की उत्पत्ति हुई। हालांकि यह व्यवस्था शासक वर्ग, राजपूत और ब्राह्मणों तक ही सीमित था। इसके विपरीत निम्न जाति में बधूमूल की व्यवस्था थी, क्योंकि निम्न जाति में महिला सदस्य को कृषि, श्रम और अन्य पारंपरिक कार्यों के लिए उपयोगी संपत्ति माना जाता है। विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक संरचना में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन संस्कृतिकरण के फलस्वरूप निम्न जाति और गरीब लोग भी दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करने लगे। प्रोफेसर मीना अपनी प्रचलित पुस्तक दहेज हत्या में कहती है कि दहेज हत्याएं मात्र एक ब्रिटिश संरचना है। उनका कहना है कि उपनिवेशीकरण से पूर्व दहेज महिलाओं के लिए होता था और महिलाओं के द्वारा व्यवस्थित होता था।
जिसका प्रयोग वह अनिश्चित समय में कर सकती थी, लेकिन वे दहेज हत्याओं को अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों से जोड़कर देखती हैं। उनका कहना है कि कर नीति, भूराजस्व व्यवस्था से परेशान लोग अब दहेज को गरीबी और कठिनाई से बचने के लिए साधन के रूप में देखने लगे। अंग्रेज अफसरों द्वारा भारत में अंग्रेजीकरण की प्रक्रिया पुरजोर तरीके से थोपा गया, जिसने दहेज को एक आवश्यकता बना दिया, क्योंकि यूरोप की भौतिकवादी और खर्चीले जीवन से लोग आदी हो गए थे। अब हम बात करते हैं आधुनिक भारत में दहेज का स्वरूप कैसा है। हमें आधुनिक काल में प्रवेश किए 200 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन सामाजिक संबंधों के निर्माण में हम अब तक आधुनिक दृष्टिकोण का विकास नहीं कर पाए हैं, क्योंकि सामाजिक संबंधों की धुरी स्त्री पुरुष संबंधों की शुरुआत आज भी दहेज लेकर और देकर की जाती है। वर्तमान में दहेज को समाज में स्वीकृति मिल चुकी है। हम देख सकते हैं अपने समाज में जो व्यक्ति जितना शिक्षित है, सशक्त है, कमाता है, वह उसी अनुपात में दहेज के लिए मांग करता है। इस व्यवस्था का प्रचलन लगभग समाज के सभी वर्गों के बीच हो गया है। इस आकृति में देख सकते हैं कि व्यापक जातीय समूहों में दहेज का प्रचलन 1930 से 2000 के बीच लगभग समान रहा है, क्योंकि दोनों निम्न जाति और उच्च जाति लगभग एक ही समय में और एक ही दर से दहेज को व्यापक रूप से अपनाना शुरू किया। इसके लिए दहेज के प्रचलन में आए प्रसिद्ध व्याख्या एम.एन. श्रीनिवास 1984 की संस्कृतिकरण की परिकल्पना है। इस सिद्धांत पे प्रस्तावित है कि दहेज का प्रचलन हमें हमेशा से उच्च जातियों में रहा था और उच्च जातियों की नकल करने के कारण यह निम्न जाति समूहों में फैला। इस नकल का मुख्य कारण निम्न जाति समूहों द्वारा अपनी सामाजिक हैसियत बढ़ाना था। पिछली सदी में जहां वैवाहिक प्रचलन में कोई बदलाव नहीं आया है, वही दहेज के प्रचलन में काफी बदलाव आया है। जैसा कि आकृति में दिया गया है, 1940 से पहले 40% विवाहों में ही दहेज दिए जाते थे। वही बात करें 1940 से 75 के बीच, तो पूरे भारत में दहेज अपनाने के मामलों में काफी तेजी आ गई। बात करें 1975 की, तो 90% विवाहों में दहेज का भुगतान किया जाने लगा। अगर हम क्षेत्रीयता की बात करें, तो जहां उत्तर प्रदेश और बिहार से सबसे ज्यादा दहेज हत्या के मामले दर्ज किए जाते हैं, वही उत्तर पूर्व राज्यों की बात करें तो असम में सबसे ज्यादा दहेज हत्या के मामले दर्ज किए जा रहे हैं, क्योंकि असम में दिन पर दिन दहेज हत्या के लिए उकसाने के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो केरल में साक्षरता दर सर्वाधिक है और वहां उसी अनुपात में दहेज का भी प्रचलन है। बेंगलुरु, जिसे भारत का सिलिकॉन वैली, IT और विकास सिद्धि, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सिद्धि, सिद्धि, kindly rejoin yourself, Siddhi. Okay, so I think there will be some connection problem. We will wait for 2 minutes.
Okay, so Miss Siddhi might be having a problem with her network. So we have Mr. Vishesh in the backup. So Mr. No, Vishesh. नो Manvi, मैं आ wait, गई। wait. Okay, sure. Miss Siddhi, you ओ can सॉरी। continue. या ओके ओके। No issue. ओके। दहेज के कारणों में मानसिकता सिर्फ जिम्मेवार नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक और परंपरागत कारक भी जिम्मेवार हैं। शिक्षा एवं सामाजिक प्रतिष्ठा। जैसा कि हम देख सकते हैं, वर्तमान समय में शिक्षा एवं व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का अधिक महत्व होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपनी लड़की का शादी शिक्षित लड़के से करना चाहता है, जिसके पास नौकरी, व्यवसाय या आय के अच्छे स्रोत हो, जिसके कारण उसे अधिक दहेज देना पड़ता है। सामान्यतः दहेज से जुड़े मामलों को पारिवारिक और निजी मामला कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है और इसे राज्य का चिंता का विषय नहीं माना जाता, जिसके कारण दहेज को बढ़ावा मिलता है। और आज भी हम देख सकते हैं कि 80% केस दर्ज नहीं किए जाते। पितृसत्तात्मक व्यवस्था भी दहेज के लिए जिम्मेवार है, क्योंकि इसमें महिलाओं से यह उम्मीद की जाती है कि उन्हें घर के कार्यों तक ही सीमित होना चाहिए, जिसके कारण अधिकांश महिलाओं को स्वामित्व, नियंत्रण और स्वयं फैसला लेने से दूर रखा जाता है, जिसके कारण दूसरों पर निर्भरता और निम्न स्थिति उत्पन्न होती है। और हम अधिकांश मामलों में देख सकते हैं कि महिलाओं का अपने दहेज पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं होता, जिसके कारण लैंगिक असमानता को बढ़ावा मिलता है और दहेज को भी इसके साथ ही बढ़ावा मिलता है। दहेज के कारण ही आज हमारे समाज में घरेलू हिंसा को भी बढ़ावा मिलता है, जिसके कारण लड़कियां बाध्य होकर आत्महत्या कर लेती है। दहेज के कारण ही बेमेल विवाह को भी बढ़ावा मिलता है, जिसमें दहेज के अभाव में लड़कियों का शादी अयोग्य, अशिक्षित व्यक्ति से कर दिया जाता है। दहेज के कारण ही हमारे समाज में कन्या भ्रूण हत्या प्रचलित है और दहेज के कारण ही आज वैवाहिक संबंधों का व्यापारीकरण किया जा रहा है। दहेज के कारण ही लड़की के परिवार पर वित्तीय भार बढ़ जाता है, जिसके कारण उन्हें कभी बैंक से लोन लेना पड़ता है तो कभी अपनी संपत्ति और जमीन बेच देनी पड़ती है। अगर दहेज के खर्चे की बात करें तो भारत में प्रति वर्ष 1,20,00,000 शादियां होती है और शादियों में औसतन 6 लाख करोड़ दहेज के नाम पर दिया जाता है। समकालीन नारीवादी आंदोलन में दहेज के विरुद्ध प्रारंभिक विरोध हैदराबाद में सन 1975 में प्रगतिशील महिला संगठन द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन यह पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। इसके 2 वर्षों की खामोशी के बाद दिल्ली में नया आंदोलन शुरू किया गया, क्योंकि उस समय दिल्ली में होने वाली हत्याओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। हालांकि दिल्ली के समकालीन नारीवादी आंदोलन में महिला दक्षता समिति एक महिला संस्था थी, जिसने दहेज उत्पीड़न के मुद्दों को उठाया। इसके साथ ही महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात और पश्चिम बंगाल में भी आंदोलन चल रहे थे। अब बात करते हैं दिल्ली के लक्ष्मीबाई कॉलेज से स्नातक कर चुकी शशि बाला की, जिनकी शादी के 10 महीने बाद 1979 में ही दहेज के कारण हत्या कर दी गई। इसके विरुद्ध में दिल्ली और पूरे भारत में पहला आंदोलन शुरू किया गया था। वास्तव में स्त्री संघर्ष के ऊपर प्रदर्शन करने का दबाव 1978 में गठित इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज नारी समिति द्वारा डाला गया। इंद्रप्रस्थ कॉलेज की महिला समिति तथा प्रगतिशील छात्र संगठन ने मिलकर स्त्री संघर्ष के बैनर तले मार्च आयोजित किया। सन 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने दहेज के लिए महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए संसद में विधेयक प्रस्तुत करने को कहा। 11 जून 1982 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय की शिक्षिकाओं ने अपनी सहकर्मी शिक्षिका की दहेज के कारण जलने से हुई मौत के विरोध में प्रदर्शन किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि कुछ समय पश्चात दहेज मौतों के प्रति न्यायिक रवैया बदलने लगा। दिसंबर 1983 में अपराध कानून पास किया गया, जिसके तहत भारतीय दंड संहिता में धारा 498 का ए को जोड़ा गया और इसके साथ ही साक्ष्य कानून की धारा 113 में संशोधन किया गया, ताकि अदालतें आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में हस्तक्षेप कर सके। हालांकि दहेज के खिलाफ भारतीय कानून दशकों से प्रभावी रहे हैं, लेकिन इसकी काफी हद तक अप्रभावी होने की आलोचना की जा रही है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 और आईपीसी की धारा 304 का बी और 498 का ए के तहत दहेज का भुगतान लंबे समय से प्रतिबंधित है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की आर्टिकल 3 के तहत दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। आईपीसी की धारा 304 दहेज हत्या से संबंधित है, वही 498 का ए दहेज के खिलाफ महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। जहां भारत सरकार दहेज को बड़ी सामाजिक बुराई मानती है, वही दहेज को समाप्त करने के लिए उसके सारे कानूनी प्रयास आज भी निष्प्रभावी साबित हो रहे हैं।
क्योंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार आज भी भारत में प्रति वर्ष 8,000 महिलाओं की मौत दहेज के कारण होती है। और क्योंकि दहेज के कारण भारत के कई हिस्सों में हत्या अनियंत्रित रूप से जारी है। भारत में प्रत्येक दिन 20 महिलाओं की मौत दहेज के कारण होती है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2005 में 6,787 महिलाओं की मौत दहेज के कारण हुई थी। अगर बात करें 2012, 13, 14 की, तो 3 वर्षों में देश में 24,771 महिलाओं की मौत दहेज के कारण हुई थी। और बात करें 2019 की, तो 7,115 महिलाओं को दहेज के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी थी। दहेज के प्रभाव क्षेत्रीयता, इतिहास और आंदोलन से होते हुए अब हम तर्क की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि कानून तो बहुत बन चुके हैं और लोग आज जागरूक भी है। इसके बावजूद भी कमी पता नहीं कहाँ रह जाती है। हमारे समाज में दहेज से बचने के लिए परिवार अक्सर अपनी बेटियों की शादी बालपन में ही कर देते हैं। आंकड़ों के अनुसार जिनकी शादी 18 वर्ष से कम उम्र में कर दी गई थी वो 700 मिलियन से अधिक है। और एक एनजीओ के अनुसार यह 2050 तक 1.2 बिलियन होने की संभावना है। और यह जानकर आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि सबसे ज्यादा बाल वधु भारत में ही है। यह आंशिक रूप से ही सही, लेकिन यह दहेज से प्रेरित है। दिए गए तर्क से समझ आ गया होगा कि बेटियों को आर्थिक बोझ समझा जाता है, क्योंकि कभी दहेज के कारण शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है, तो कभी घर में ही हत्या कर दी जाती है, जिससे कि भविष्य में दहेज से बचा जा सके। आज हम 21वीं सदी में जीते हैं। हम प्रतिदिन महिला साक्षरता, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। इसके बावजूद भी महिलाओं की मौत कभी दहेज हत्या के कारण होती है, तो कभी एसिड अटैक के कारण, तो कभी रेप के कारण। और इन मामलों को कभी राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है, तो कभी सामाजिक, लेकिन महिलाओं को न्याय कभी नहीं मिल पाता। युवा पीढ़ी, जिसे समाज का भविष्य माना जाता है, उन्हें इस प्रथा को समाप्त करने के लिए आगे आना होगा, ताकि भविष्य में कोई भी स्त्री दहेज हत्या का शिकार ना हो। मैं यही अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब मील का पत्थर जानेंगे। तिरस्कार नहीं हो पाएगा ये वतन सहस्त्रों वर्षों तक, फिर दुनिया वाले नव भारत को चिरयुवा नाम से जानेंगे। थैंक यू सो मच। Okay, Ms. Siddhi, and thank you. And I appreciate as you have endeavored to bring out the dismorality of this heinous crime, the dowry, with some strong datas and arguments. As you talked about the origin of dowry and you traced from later Vedic and onwards, and a very interesting view of British construction by Professor Veena Talwar. And you beautifully covered the regional variations and movements incidents took place throughout the India. And if we see that the data released by NCRB, National Crime Record Bureau, that in metropolitan cities the pendency percentage of dowry deaths in courts in 2019 is 80.8%. So your question is very valid, that rules and laws are not sufficient to solve this problem. And as you insisted, I think that we need a social process or phenomena to improve this. Like I want to quote that according to Professor Simon Anderson, University of British Columbia, she depicted in her very popular journal that due to modernization in the society of Europe, the hereditary aristocracy declined and individual potential became the main parameter affiliated to marriages. So no need of dowry payments to fulfill the grandiosity of hereditary status in Europe. So we saw a decline of dowry in Europe. So I think that we should work on eradication of innate statuses like caste and the tradition and the hereditary occupations. So we need such type of social reforms. And as you talked about that, it is always very interesting to know some new aspects about such issues as you talked. And no doubt it is one of the fantabulous talk we have, and you did it very well. And now on moving ahead, we have some questions from chat box. First is from Anant Joshi. उनका प्रश्न ये है कि क्या पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था को हटाने से
दहेज हट सकता है या दहेज उन्मूलन संभव है, और यदि है तो फिर कैसे? मिस सिद्धि। ओके, थैंक यू। हाँ, पितृसत्तात्मक व्यवस्था को हम हटाकर डाउरी को रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि पितृसत्तात्मक व्यवस्था में महिलाओं से ये उम्मीद की जाती है कि उन्हें घर के कार्यों तक ही सीमित होना चाहिए, जिसके कारण उनकी दूसरों पर निर्भरता बढ़ती है, और जब निर्भरता बढ़ती है तो फिर उनकी जब शादी भी होती है तो फिर डाउरी दिया जाता है, जिसके कारण दूसरों पर फिर निर्भरता बढ़ती है क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती, तो इसलिए रिड्यूस किया जा सकता है पेट्रियार्की सिस्टम को हट। ओके, तो कि डोरी से मतलब सेल्फ डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है, आपका पॉइंट ये है। ओके, सो वी हैव अनदर क्वेश्चन बाय अजय गुप्ता दैट की दर्शाई कि आपने जो नारीवादी आंदोलन और घटनाओं के बारे में जो बात की है, तो वह समाज के लिए किस प्रकार उपयोगी है, किस संदर्भ में उपयोगी हम उसको कह सकते हैं? देखिए, नारीवादी आंदोलन को एक बार हम फिर से करके हम समाज में डाउरी के प्रति लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जो दहेज का एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, बताकर हम कि क्यों इतनी हत्याएं होती है महिलाओं की दहेज के कारण, इस प्रकार जागरूक करके इसको कर सकते हैं। सो तो आप कहना चाह रही हैं कि जो आंदोलन है उनसे जागरूकता बढ़ाई जा सकती है, जिससे कि इस जो एक बुरी प्रथा है इसको रोका जा सकता है। ओके, वी हैव अनदर वन फ्रॉम मोहित शर्मा। उनका प्रश्न है कि दहेज ना देना अच्छा है, परंतु जब माता पिता दहेज लेना चाहते हैं तो क्या किया जाए? और वो कहते हैं कि हमने हमने भी तो दिया था, मतलब वो पूछना चाह रहे हैं कि जो ऑर्थोडॉक्सी हमारे यहाँ पर चल रही है समाज में, तो उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं? उनका कहना यह है कि फैमिली में कैसे इसको रोका जाए। देखिए, ये समाज में एक परसेप्शन बन चुका है कि हम दिए थे तो हम लेंगे भी, लेकिन हमें पता है, जब हम युवा है तो हमें पता है कि इसका मतलब नुकसान क्या है, तो हम उन्हें कन्विंस कर सकते हैं अपने फैमिली को, और बता सकते हैं कि प्राचीन समय में इसका उद्देश्य क्या था और आज इसका यह कैसे मतलब गलत है। ओके, सो मीन्स इन फैमिली हम यंग वंस हैं तो हमको करना हमको इसको मतलब रेक्टिफाई करना होगा। ओके, वी हैव अनदर वन फ्रॉम आराध्या त्यागी कि आपके अनुसार युवा पीढ़ी किस प्रकार दहेज प्रथा की रोकथाम में सहायक है? जैसा कि आपने बाद में बोला कि युवा लोग इसको हटा सकते हैं अपने टॉक में, तो युवा लोग किस प्रकार इसको दहेज की रोकथाम में सहायक होंगे? आपके विचार इस पर क्या है? जब यंग शादी करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो खुद के पैसे से करें, शादी सिंपल होनी चाहिए, और लोगों को इसके बारे में जागरूक करना चाहिए, इवन अपने फैमिली को कन्विंस करना चाहिए, इस प्रकार हम इसे रिड्यूस करना चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले लड़कियों को सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, उसके बाद मैरिज करना चाहिए, तो इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो सिद्धि, वी हैव लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम मदन गोपाल। सो वो पूछ रहे हैं कि क्या भारत के बाहर भी विदेशों में दहेज प्रथा के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं? हाँ, मिलते हैं, जैसे कि यूरोप में, क्योंकि सॉरी इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता है, लेकिन मुझे जहां तक याद है कि हाँ मिलते हैं। ओके, सो इसका आंसर है मिलते हैं। जो मिडिवल लेट मिडिवल यूरोप है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ये आम हो गया था, और उससे पहले भी ग्रीको रोमन पीरियड में ये जो है देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलता है, और फिर मॉडर्नाइजेशन के बाद यूरोप में ये काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया था। So I think that all the questions had been addressed, and thank you, Ms. Siddhi. It has been pleasure having you on the stage, and now I hand over to Ms. Manvi. Okay. Thank you, Mr. Vishesh. Now, I would like to call Ms. Kashish Kamra, who is pursuing MA History from School of Open Learning, who is the speaker for next week. I would like to call her to give a brief about her topic. Hello and good evening to everybody present. I hope you and your family are safe. So, here's a quote: "The food is everything we are today. It's an extension of nationalist feeling, ethnic feeling, your personal history, your province, your religion, your tribe, your grandma. It's something inseparable." This quote by Anthony Bourdain made me feel how
often try to take something so significant like food for granted that is inseparable part of us and fail miserably at associating it with history. Food history is not just another branch of oral history that passes through generations with unique recipes. Rather, it signifies itself in the history of movement, that is migration. Migration is understood as the movement from one place to another in its most simplistic definition. However, it carries within a whole lot of complex issues, some of which being economic, cultural, ecological, social, etc. Therefore, I present my research paper next week on food and diasporic identity. That will be my topic. Through my work, I wish to put forth the worst case scenarios like food insecurity and hunger needs of a nation that puts its population under the situations of migration to find an alternative for the stomach. In search of stability, one unwillingly gets trapped into cultural differentiations, experience in dietary and culinary habits. The consequences being cultural shock and acculturation as two extremes. I further wish to propose how multicultures develop and in modern times the cuisines become globalized and how food transforms by cross-border exchanges. Whatever the case is, maybe people does rely on their diasporic identities and do face problems in adaptations to new ones. They engage in searching for their own roots and loses much more than gaining it. I have also tried to inculcate the role of women in culinary practices and problems faced by them in their identity shift through migration. Therefore, I conclude with my thesis that food being both the cause and consequence of migration shapes diaspora and identity formation in multiple ways. Thank you. Thank you, Ms. Kashish. Now, I request respected Sumitra ma'am to please present her opinions about the talk. धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं सिद्धि तिवारी को बहुत बधाई देना चाहूँगी। इतने सुविचारित सार्थक वक्तव्य के लिए उन्होंने विषय को बहुत विस्तार और गहराई से हमारे समक्ष रखने की कोशिश की है बच्चों, और यह बताने की कोशिश की कि दहेज प्रथा की शुरुआत किस तरह से हुई और विभिन्न क्षेत्रों में उसका क्या स्वरूप है। उनके वक्तव्य से ही हमने जाना कि इस प्रथा का मूल स्वरूप नव दंपत्ति को नया अपना भावी शुरुआत करने के लिए उनको कुछ सहायता के तौर पर या फिर पिता की पैतृक संपत्ति में एक बिल्कुल छोटा सा हिस्सा पुत्री को भी मिल पाए, तो समाज के जो नियंता थे उनकी मूल भावना यह थी। किंतु बाद में कालांतर में यह प्रथा जो है किस तरह अपना रूप बदल लिया और उस परिणाम हमारे देश में देखने को मिले, और यह प्रथा इतनी भयावह हो गई कि बहुत बारी जो स्त्रियां थीं उन्हें अपने उनके प्राण ले लिए जाते थे, उनकी हत्या कर दी जाती थी। और उसके बाद किस तरह से दहेज विरोधी कानून बने और किस तरह से महिला आंदोलनों ने और समाज सुधारकों ने इस कुप्रथा को हमारे समाज से दूर करने के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए। परंतु मुझे आज यह कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है कि अभी हम यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि हमने समाज की इस पर विजय प्राप्त कर ली है, हमारे समाज से यह कुप्रथा दूर हो गई है। क्योंकि बच्चों मैंने देखा है कि उत्तर भारत में तो इसका भयावह स्वरूप अभी भी मौजूद है, और जो पुत्रियों के माता पिता हैं उन्हें विवश किया जाता है कि वह अपने बेटी को दहेज के नाम पर अपनी संपत्ति में से कुछ ना कुछ जरूर ही दें। और महानगरों में इसका एक और भयावह स्वरूप हमें एक दूसरी तरह से देखने को मिल रहा है। जो वो डिज़ाइनर्स जो होती हैं डेस्टिनेशन वेडिंग्स और उस तरह की जो बहुत ही भव्य आयोजन होते हैं, वह भी उनको भी मैं एक तरह से दहेज का ही रूप मानती हूँ। क्योंकि अगर मेरे इस तरह के परिवारों, इस तरह के भव्य आयोजनों से जुड़े हुए लोगों से अगर बात की जाती है तो वह कहते हैं कि नहीं, हमें दहेज के रूप में जो सामान इत्यादि दिए जाते हैं, घर का सामान है या कैश है या
वो सब नहीं चाहिए, परंतु बारात की जो खातिरदारी है, बारात का जो जो विवाह का आयोजन है, वो ऐसा होना चाहिए कि लोग वाहवाही करें और समाज में हमारा नाम हो। और इसी चक्कर में बच्चों, आपने देखा होगा 5 स्टार आलीशान होटलों में विवाह आयोजित होते हैं, और संपूर्ण संपूर्ण भारत में जो इतने सारे बड़े बड़े वेडिंग हॉल्स बन रहे हैं और इतने बड़े बड़े जो हैं विवाह के आयोजन स्थल बन रहे हैं, जहाँ सिर्फ एक समय के भोजन का, एक व्यक्ति के भोजन का खर्च 2, ढाई, 3 हजार से शुरू होकर 5, 10 हजार तक पहुंच जाता है। तो मुझे यह लगता है कि इस तरह का जो एक संभ्रांत वर्ग है, वह दूसरे रूप में दहेज की वसूली कर रहा है। तो इसे भी मैं दहेज का ही मतलब दहेज है वो रूप बदल कर हमारे समाज में मौजूद है। बाकी कैश के माध्यम से या जो घरेलू सामान है या घर उसके रूप में, तो हमारे मध्यम वर्ग में, निम्न मध्यम वर्ग में दहेज आज भी विद्यमान है। और जहां तक मुझे लगता है कि अगर आप इस कारण में जाएंगे कि दहेज आखिर शुरू क्यों, दहेज हमारे समाज में अस्तित्व में ही क्यों है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे समाज में लैंगिक असमानता है, पुरुष को समान ना मानकर स्त्री को पुरुष से कहीं जो कमतर माना जाता है, यह उसके मूल में कहीं मौजूद है। ये पितृसत्ता, तो उसका एक पितृसत्ता भी बहुत बड़ी एक भूमिका निभाता है। किंतु स्त्री को जो कमतर माना गया है, तो पिता जो है अपनी पुत्री के, एक तरह से यह माना गया है कि किसी भी कन्या का जन्म अगर किसी परिवार में होता है, तो जन्म के साथ ही पिता के ऊपर उसके पालन पोषण, शिक्षा, दीक्षा, स्वास्थ्य से भी ज्यादा उसको उसके दहेज की चिंता हो जाती है कि अब हमें इसके विवाह की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई है। और विवाह को इस तरह नहीं समझा जाता है कि दो वयस्क लोग जो हैं आपस में जीवन साथी के रूप में अपनी जीवन यात्रा कर रहे हैं, और वह अपने जीवन का जो सफर है एक दूसरे के साथ दुख और सुखों को साझा करके बिताएंगे, इस रूप में ना मानकर यह माना जाता है कि वह बेटी को अगर किसी दूसरे परिवार में किसी पढ़े लिखे या किसी दूसरे परिवार में भेज रहा है, और अगर उस परिवार का स्तर अगर उससे थोड़ा सा ज्यादा है, तो एक तरह से उन्हें संतुष्ट करना होता है किसी, जिससे कि उसकी बेटी अगले परिवार में अच्छे माहौल में अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो इसे मैं बच्चों विडंबना ही कहूंगी, और इसके लिए सबसे पहले हमारे समाज की सोच का बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्त्री और पुरुष को एक समान ना मानकर जो स्त्री को थोड़ा कमतर माना जाता है, वह हमारे यहाँ की बहुत सारी सामाजिक बुराइयों की जड़ में है। और यह इसी तरह से दूर होगी जैसे संवाद के माध्यम से, जैसे आज हम लोग जुड़े हैं, इस विषय पर बात कर रहे हैं, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे जैसे समाज में इस तरह की बातचीत होंगी, लोगों का माइंड परिवर्तन होगा, सोच बदलेगी, और सोच के बदलने पर ही सभी कुछ संभव है। आपने सुना ही होगा कि जो किसी भी तरह का बदलाव है, इवन जो क्रांतियां भी हैं, तो उनकी शुरुआत सबसे पहले सोच के स्तर पर ही हुई थी, और सोच के बाद जो है क्रांतियों का क्रांति संभव हो पाई थी, या किसी भी तरह का बदलाव संभव हो पाएगा। तो इस दिशा में हमारे इस डिपार्टमेंट की सोसाइटी ने यह आयोजन रखा है। तो यह इसके लिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और नई शुरुआत की ओर यह हमने कदम बढ़ाया है। और कहते हैं बच्चों, जैसे बूंद बूंद से समुद्र बनता है, इसी तरह से इस धीरे धीरे समाज में
सोच के बदलने से परिवर्तन की शुरुआत होगी और आप सभी ने इस दिशा में एक नया कदम बढ़ाया है, तो उसके लिए शुभकामनाएं। और आगे भी आपके इसी तरह से ये टॉक्स होते रहें और हम सब हमारी युवा पीढ़ी के विचारों से लाभान्वित होते रहें, उनकी सुनते रहें और अपनी कहते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. Now, I would like to call Miss Preeti for vote of thanks. Thank you, Manvi. Good evening, everyone. I am Preeti, a Joint Secretary of Saksh, the History Society of Shamlal College Evening. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks today in the 18th session of GSTS. I, on behalf of Saksh and whole GSTS team, extend a hearty vote of thanks everyone present here. We all know as it is pandemic time, we all are disturbed by the situation. Somehow, this talk series help us to maintain our personality and present your thoughts on each Sunday. Your presence is highly appreciated. Now, as you may know, the Department of History is under the convenership of Dr. D.N. Singh sir and under the guidance of Dr. Manish Karmwar sir, Dr. Pramod Kumar sir, Dr. Seema Meena ma'am and Mr. Ajay Kumar sir achieved new heights during the session of 2016-17. This was the first time when department formed its society Sakshi. The new office bearers of 2020-21, Mr. Ankit as a president, Ms. Mandira Paul as a vice president, Mr. Shubham Tiwari as a secretary, Ms. Preeti, me as a joint secretary, Ms. Chani Sikarwar as treasurer. Sakshi has organized quizzes, debates, lecture series, seminars, career counseling, and educational trips. Sakshi also organized the OBE seminar and 17 graduates scholars talk series. This is a weekly talk series started to present the scholars' view on various topics to enhance their ideas and speaking skills. Now I wish to express my gratitude to our guest Dr. Sumitra ma'am for her kind, encouraging and informative word for giving us her precious time. Thanks a lot, ma'am. I would like to express my thanks to Dr. D.N. Singh sir, convener of the society, for his presence in the program. My sincere thanks to all the faculty members who become a part of this event and joining us today. I must mention our deep sense of appreciation for our speaker, Ms. Siddhi Tiwari, for her explanation of the topic dowry, history, regionality, movement, and logic. A big thanks you to Ms. Siddhi Tiwari for her efforts towards her lecture, and it was absolutely amazing how she tackled all the questions. Now, I would like to take this opportunity to place our hearty thanks to the GSTS team for their enormous cooperation in the organization of this event. I can't thank everyone enough for their involvement and their willingness to take on the completion of tasks even in this difficult time. Finally, I wish to thank all the students from various departments who joined and became a part of today's event. Thank you all so much for your time and patience. Once again, thank you all very much. Stay inside, stay safe, and take care of each other. We will see you next Sunday on 20th June to 2021 with the topic Sugar and Spice, Not Everything is Always Nice by Kashish Kamra. Thank you so much. Thank you all. Thank you all for joining. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for joining. Manish Kumar ji. Doctor. Yes. Thank you, Anil sir. Thank you, Anil sir. Thank you. Thank you, Pankaj sir. हेलो मनीष कुमार जी. हाँ सर, अभी सुमित्रा मैम को थैंक यू बोलिए. आपके हाँ, तो सुमित्रा मैडम को बोलना चाह रहे हैं. थैंक यू मैडम. सुमित्रा थोड़ा सा पंकजेंद्र जी. सुमित्रा नमस्कार. सुमित्रा मैडम थैंक यू जी. नमस्ते. हाँ, पंकजेंद्र जी को भी ना, हम थोड़ा सा देर हो गया था. मैं सुन लिया, पूरा सुना. और पंकजेंद्र जी ठीक है? हाँ ठीक है. आप कैसे हैं सर? अरे सब हिंदी डिपार्टमेंट के. हाँ, तो सुमित्रा मैडम को मैं सोचा हेलो नहीं करूंगा, आपका तो भर कर देते हैं, आपका तो मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं. और अच्छा है तो. और सब